बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में प्रीति और काजल दो बहुएं रहती थी। काजल बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसका रंग दूध की तरह सफेद, बाल काले घने लंबे और नीली नीली आंखें। काजल को अपनी सुंदरता पर बहुत ही ज्यादा घमंड था, क्योंकि ससुराल में उसे बहुत ज्यादा प्यार मिलता था। और वहीं दूसरी तरफ प्रीति, वह काजल से कम सुंदर थी। उसका रंग सांवला था, चेहरे पर थोड़े थोड़े निशान और बाल भी ज्यादा सुंदर नहीं थे, जिसकी वजह से प्रीति को अपने ससुराल में बहुत खरी खोटी सुननी पड़ती थी। प्रीति छोटी बहू थी, फिर भी वह घर का सारा काम करती थी और काजल महारानी की तरह घर में आराम करती थी। एक दिन प्रीति किचन में नाश्ता बना रही थी, तभी काजल और प्रीति की सास सुषमा देवी किचन में आती है और प्रीति से कहती है, सुन काली कलौटी, आज घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं काव्या को देखने के लिए, इसलिए घर को अच्छी तरह चमका देना और उसके बाद 5 तरह के पकवान भी बना देना। और ये सब काम खत्म करने के बाद तू अपने रूम में चले जाना, और जब तक मेहमान घर में रहें बाहर आने की तुझे कोई जरूरत नहीं है, समझ आ रही है? बस मेहमानों के सामने तो मेरी गोरी चिट्टी काजल बहू ही आएगी, तो काली कलौटी नहीं। मेरी तो किस्मत ही मारी गई थी, जो दहेज के लालच में आकर अपने बेटे की जिंदगी खराब कर दी, मेरे घर में आकर अंधेरा कर दिया, अंधेरा मनहूस। अपनी सास की यह खरी खोटी बातें सुनकर प्रीति को बहुत दुख होता है और उनके जाने के बाद प्रीति रोते हुए घर का सारा काम करती है, घर को पूरी तरह चमका देती है। उसके बाद 5 तरह के पकवान बनाती है और सारा काम खत्म करने के बाद बेचारी अपने रूम में बंद हो जाती है। और जब काव्या को देखने के लिए लड़के वाले आ जाते हैं तो काजल सज धज कर खूब सारा मेकअप कर उनके सामने आ जाती है। काव्या की होने वाली सास सावित्री सुषमा देवी से कहती है, अरे वाह सुषमा देवी, तुम्हारे तो भाग्य ही खुल गए, खाना भी इतना ज्यादा स्वादिष्ट है और तुम्हारी बहू दिखने में भी इतनी ज्यादा सुंदर है, साक्षात लक्ष्मी लेकर आई हो। काजल बहू, तुमने खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनाया है, अपनी ननद को भी सिखा देना, हमें ऐसा खाना रोज खाने के लिए मिलेगा। इस तरह से सब आपस में बातें कर रहे थे और बेचारी प्रीति अपने रूम में से सबको देख रही थी कि किस तरह से सब एक साथ हंसी खुशी बैठे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं और वह अपने काले रंग की वजह से अपने रूम में बंद है। तभी प्रीति की नजर एक सांप के ऊपर जाती है, जो टेबल के नीचे से निकलकर सुषमा देवी के पास जा रहा था। प्रीति से यह सब देखा नहीं गया और वह सुषमा देवी को बचाने के लिए बाहर आ जाती है। मम्मी जी, यहाँ पर एक जहरीला सांप है, मैंने अभी अपने रूम में से देखा था, वह आपको डसने वाला था, मम्मी जी हटिए यहाँ से। प्रीति ऐसा कह रही थी और सभी मेहमान सुषमा देवी, काजल, काव्या सभी प्रीति की तरफ देख रहे थे। तभी सावित्री सुषमा देवी से कहती है, अरे बहन जी, यह काली कलौटी बदसूरत लड़की कौन है? क्या आपकी छोटी बहू है? आपने हमें इससे नहीं मिलाया, आप तो बहुत ही झूठी और बहुत ही धोखेबाज हैं। आपकी एक और बहू है, वो भी इतनी काली कलौटी और बदसूरत। देखो सुषमा बहन जी, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, जिस घर में काले लोग काली बहू होती हैं, मैं उस घर में अपनी बेटी की शादी बिल्कुल नहीं कराऊंगी। मुझे काले और बदसूरत लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, उनसे पूरे घर में मनहूसियत लगती है, इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी आपकी बेटी काव्या से नहीं कराऊंगी। चलो सुमित बेटा यहाँ से। सावित्री बहन, मैं इस काली कलौटी बदसूरत को इसलिए आपसे नहीं मिला रही थी, मेरी मजबूरी समझो, मेरा दिल बहुत ही नर्म है और मैं बहुत ही दयालु हूँ। बेचारी की कहीं शादी नहीं हो रही थी, जो भी कोई आता इसे दुत्कार कर चला जाता, मुझसे सब ये देखा नहीं गया, इसलिए मैंने अपने छोटे बेटे की शादी इस बदसूरत लड़की से करा दी। देखो बहन जी, इस सब में मेरी बेटी की तो कोई गलती नहीं है, आप इस रिश्ते से इनकार मत कीजिए। नहीं नहीं बहन जी, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कहकर सावित्री अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। मेहमानों के जाते ही सुषमा देवी को प्रीति के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वह उसकी बहुत पिटाई करती है और आग में घी डालने का काम काजल करती है। वह अपनी सास को बहुत चढ़ाती है। देखो मम्मी जी, इस काली कलौटी ने आज आपकी नाक कटा दी, इससे 2 मिनट अपने रूम में बंद नहीं रहा गया और बाहर आ गई, और देखो तो क्या कह रही है कि इस घर में सांप था और आपको डसने वाला था। जितनी काली बदसूरत ऊपर से है, इतनी काली और बदसूरत इसका दिल है। ये नहीं चाहती कि काव्या की शादी अच्छे घराने में हो जाए। नहीं नहीं काजल भाभी, आप गलत समझ रही हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। मम्मी जी, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने सच में सांप देखा था।
कल मोही, आज जो तूने ये हरकत की है ना, उसकी सजा तो तुझे अच्छी तरह मिलेगी। आज आजाद दे मेरे बेटे को। तुझे इस घर से बाहर नहीं निकलवा दिया तो मेरा नाम भी सुषमा देवी नहीं। ऐसा कहकर सुषमा देवी प्रीति को धमकी देती है और शाम हो जाने के बाद जब अमित काम करके वापस आता है तो सुषमा देवी उसे सब बताती है कि प्रीति की वजह से किस तरह काव्या का रिश्ता होते होते टूट गया। तभी अमित बहुत गुस्से में कहता है, मम्मी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था मैं इसे शादी नहीं करूंगा, लेकिन आपकी आंखों पर तो दहेज की पट्टी बंधी थी ना। आज इसकी वजह से मेरी बहन का रिश्ता नहीं हुआ। अब मैं इसे और एक पल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसे डाइवोर्स दे रहा हूँ। तभी प्रीति रोते हुए अमित के पैरों में पड़ जाती है और उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाती है। देखिए जी, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। अगर आप मुझे डाइवोर्स दे देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे माता पिता ने मेरी शादी करने के लिए घर तक बेच दिया, उनके पास कुछ नहीं बचा, और अब आप मुझे डाइवोर्स दे देंगे तो उन्हें कितना दुख होगा। वे ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कृपया करके मुझे डाइवोर्स मत दीजिए, आप मुझे कोई और सजा दे दीजिए, लेकिन मुझे इस घर से बाहर मत निकालिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। इस तरह बेचारी प्रीति अपने पति के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन अमित उसकी एक नहीं सुनता और डाइवोर्स पेपर पर साइन कर प्रीति के मुंह पर फेंक देता है। पास में खड़ी काजल यह सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। प्रीति रोते हुए अपने ससुराल से बाहर निकल जाती है। उसे बहुत बड़ा सदमा लगा था। वह अपने मायके भी नहीं जाती। जंगल में एक तालाब के किनारे बैठकर बहुत रोती है। हे ऊपर वाले, अगर मैं काली हूँ, बदसूरत हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती? बचपन से लेकर यही ताने सुनते सुनते बड़ी हुई, काली कलोटी बदसूरत। और जब कहीं मेरी शादी नहीं हो रही तो मेरे पापा ने दहेज का लालच देकर जबरदस्ती मेरी शादी कर दी, और आज देखो उन्होंने भी मुझे घर से बेघर कर दिया। जब मम्मी पापा को इस बारे में पता चलेगा कि मैं हमेशा हमेशा के लिए घर आ गई तो वह ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब तो मेरा भी आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट गया। अब मैं और जीना नहीं चाहती। जब मुझे मेरे पति ने छोड़ दिया तो अब मैं इस दुनिया में रहकर क्या करूं? मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं मरना चाहती हूँ, मरना चाहती हूँ। ऐसा सोचकर प्रीति तालाब में अपनी जान देने के लिए कूद जाती है, और जैसे ही प्रीति को होश आता है तो वह देखती है कि एक बहुत सुंदर जल परी उसके सामने है। यह सब देखकर प्रीति चौंक जाती है। तभी प्रीति जल परी से कहती है, मैं तो अपनी जान देने के लिए इस तालाब में कूद गई थी, फिर मैं कैसे बच गई? क्या आपने मुझे बचाया? आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे मरने क्यों नहीं दिया? मुझ जैसी काली कलूटी बदसूरत लड़की को कोई पसंद नहीं करता। मेरी वजह से हर कहीं मनहूसियत फैल जाती है। मेरा काला साया किसी को सुख शांति नहीं पहुंचाता, इसलिए अच्छा है कि मैं मर ही जाती। आपने मुझे क्यों बचाया? प्रीति, इंसान की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं होती, उसके दिल से होती है, और कोई भी इंसान मनहूस नहीं होता। यह जिंदगी तुम्हारी है और किसी की वजह से तुम इस जिंदगी को खत्म क्यों करना चाहती हो? अगर तुम्हारे ससुराल वालों को तुम्हारी कदर नहीं है तो उसमें उनकी गलती है, तुम्हारी नहीं। मुझे अपनी दिव्य शक्तियों से तुम्हारे बारे में सब पता चल गया कि तुम किस तरह दिन रात अपनी सास की सेवा करती थी, अपने पति की सेवा करती थी। पूरे घर को तुमने किस तरह बांध के रखा था। तुम्हें अपनी जान देने की कोई जरूरत नहीं है। यह तालाब कोई मामूली तालाब नहीं है, यह जादुई मेकअप किट का तालाब है। तुम इस जादुई मेकअप किट के तालाब से एक जादुई मेकअप किट लेकर अपना एक अच्छा सा मेकअप करो, उसके बाद देखना कि तुम कितनी ज्यादा सुंदर हो जाओगी। जल परी की बातें सुनकर प्रीति खुश हो जाती है और जादुई मेकअप किट लेकर अपना बहुत अच्छा मेकअप करती है। उसके बाद प्रीति खुद को देखती है तो पहचान नहीं पाती, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है। तभी प्रीति जल परी से कहती है, जल परी जी, क्या मैं आपके साथ यहाँ रह सकती हूँ? हाँ हाँ प्रीति, जब तक तुम चाहो यहाँ रह सकती हो। इस तरह प्रीति जादुई मेकअप किट के तालाब में जल परी के साथ तालाब के अंदर रहने लगती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। वहीं दूसरी तरफ सुषमा देवी को प्रीति की कमी महसूस होने लगी थी, क्योंकि वह काजल से जिस भी काम को कहती, काजल उसी काम करने के लिए मना कर देती। अरे काजल बहू, काव्या बेटी की तो शादी हो गई, जब तक वह थी तो उसने मेरा काम कर दिया। अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं कि मैं खुद से खाना बनाकर खा लूं। कृपया करके मेरे लिए खाना बना दो। 2 दिन हो गए मैंने कुछ नहीं खाया।
सुन बुढ़िया, मैं तेरे लिए खाना बनाने के लिए इस घर में नहीं रह रही। अगर मैं किचन में जाऊंगी, खाना बनाऊंगी तो मेरी सुंदरता कम नहीं हो जाएगी। कल ही मैंने फेशियल कराया है और मैंने बाहर से खाना मंगाकर खा लिया। और अगर मैं तेरे लिए खाना मंगाऊंगी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है। जैसा भी रूखा सूखा रखा है उसे खाकर अपने पेट भर ले। मेरी प्रीति बहू कितनी अच्छी थी, उसका दिल सोने का था। हीरे जैसी बहू को मैंने धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया, अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी। मेरी कितनी सेवा करती थी। और ये काजल बहू, इसे मैंने कितना लाड प्यार दिया, इससे घर का कोई काम नहीं करवाया, हमेशा प्यार ही प्यार दिया। और देखो, यह मुझे एक समय का खाना भी नहीं दे रही। आज मुझे समझ आ रहा है कि इंसान की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, उसका दिल भी सुंदर होना चाहिए, जैसा मेरी प्रीति बहू का था। इस तरह से सुषमा देवी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। और वहीं दूसरी तरफ प्रीति जल परी के साथ रह रही थी। तभी प्रीति तालाब के अंदर देखती है कि उसकी सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उसके आसपास भी कोई नहीं है। तभी प्रीति जल परी से कहती है, जल परी जी, मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। मैंने अभी देखा कि मम्मी जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उनके आसपास भी कोई नहीं है। मुझे अभी उनके पास जाना चाहिए, उन्हें मेरी जरूरत है। इस तरह प्रीति तुरंत अपने ससुराल पहुंच जाती है और वहां जाकर सुषमा देवी की बहुत ज्यादा सेवा करती है। और कुछ ही दिनों में सुषमा देवी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तभी वह प्रीति से माफी मांगती है। प्रीति बहू, मुझे माफ कर दो। यह मत सोचना कि अब तुम सुंदर हो गई तो मैं अब तुमसे प्यार करने लगी। तुम्हारे जाने के बाद ही मुझे एहसास हो गया कि इंसान की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। मैंने तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया उसका मुझे बहुत पछतावा है। हो सके तो मुझे माफ कर दो। जैसे ही मेरा बेटा शहर से वापस आएगा, मैं अमित की तुम्हारे साथ दोबारा से शादी बहुत धूमधाम से करवाना चाहती हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखना चाहती हूँ। प्रीति बहू, मुझे माफ कर दो। प्रीति अपनी सास को माफ कर देती है और जैसे ही अमित शहर से वापस आता है तो सुषमा देवी अमित की शादी प्रीति के साथ बहुत धूमधाम से करवाती है और उसे अपनी बेटी बनाकर रखती है। इस तरह प्रीति अपने ससुराल में जादुई मेकअप किट के तलब की वजह से एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में सपना अपने माता पिता और बूढ़ी दादी के साथ रहा करती थी। वह लोग बहुत ज्यादा गरीब थे, इसलिए सपना के माता पिता दोनों ही एक घर में काम किया करते थे। सुमित्रा झाड़ू पोंछे का काम और किशोर दास बाग बगीचे संभालता था और दोनों मिलकर जो भी पैसे कमाते थे उससे अपने घर का गुजर बसर करते थे। सपना दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं थी, उसका रंग सांवला था, जिसकी वजह से सब उसके रंग रूप का बहुत मजाक उड़ाते थे, उसके ऊपर बहुत हंसते थे। सपना अपने माता पिता से महंगी महंगी क्रीम साबुन मंगवाना चाहती थी, जिन्हें लगाकर उसका रंग थोड़ा साफ हो जाए, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह क्रीम या साबुन मंगवा सके। इस वजह से वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन आस पड़ोस की सभी लड़कियां पास के बगीचे में खेल रही थी। तभी सपना उनके पास जाती है और उनसे कहती है, निधि, सोमिया, क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ? मैं भी खेलना चाहती हूँ, मुझे भी अपने साथ खिला लो। चल चल दूर हट, काली कलूटी बदसूरत बंदरिया जैसी दिखने वाली लड़की। हम तेरे काले साए से भी दूर रहना चाहते हैं और तू चाहती है कि हम तुझे अपने साथ खिलाएं। चल चल दूर हट। देखो तो सौम्या, इस काली कलूटी की कितनी हिम्मत हो रही है, हमारे साथ खेलने के लिए कह रही है। शक्ल सूरत देखी नहीं और आगे हमारे साथ खेलने के लिए, बंदरिया। निधि, मैं तो कहती हूँ यहाँ से दूर चलते हैं, वरना इसकी तरह हम भी काले हो जाएंगे। हम भी इसकी तरह बस सूरज जैसे दिखने लगेंगे। हम इसकी तरह नहीं दिखना चाहते, वरना इसकी तरह हमसे कोई दोस्ती नहीं करेगा, हमारे साथ खेलेगा नहीं। जैसे इस काली कलूटी के साथ कोई नहीं खेलता, कोई इसे अपने पास बिठाना पसंद नहीं करता। चल यहाँ से दूर चलते हैं। ऐसा कहकर निधि और सौम्या उसका बहुत मजाक उड़ाती हैं। बेचारी सपना को बहुत ज्यादा दुख होता है और वह रोते हुए घर आ जाती है। तभी सपना की दादी सपना से कहती हैं, अरे सपना रानी, मेरी प्यारी बिटिया, तुम क्यों रो रही हो? क्या किसी ने कुछ कहा है? जब से बाहर से आई हो टप 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 आंसू बहा ही जा रही हो। इतना क्यों रोती हो बेटा? चलो बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतना क्यों रो रही हो?
दादी, आपको पता है मैं सुंदर नहीं हूँ ना, इसलिए कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करता। सब मुझसे दूर दूर भागते हैं, कहते हैं देखो वो आगे काली बंदरिया, चलो चलो दूर हट जाओ, वरना इसके काले साए से हम भी इसकी तरह बदसूरत हो जाएंगे। इस तरह से कहकर सब मुझसे दूर हो जाते हैं, कोई मुझे अपने साथ नहीं खिलाता। दादी, काला होने के पाप है, ऊपर वाले ने मुझे जैसा बना दिया मैं उसी में खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन ये दुनिया वाले मुझे खुश रहने क्यों नहीं देते। मुझे हर पल ये एहसास कराते हैं कि तू काली है, बदसूरत है, तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। दादी, अगर हमारे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होती तो मैं महंगी महंगी अच्छी अच्छी क्रीम लगाती और उन्हें लगाकर गोरी हो जाती, फिर सब मुझसे दोस्ती करते। इस तरह से मुझे मेरे रंग रूप की वजह से दुत्कारते नहीं। अरे मेरी प्यारी बिटिया, तुमसे किसने कह दिया कि तुम सुंदर नहीं हो? तुम तो बहुत प्यारी हो, तुम्हारा दिल बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, तुम कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। और मैं देखती हूँ कैसे तुम रोज शाम को अपने खाने में से बचाकर खाना बाहर के भूखे कुत्तों को खिलाती हो। बेटा, रंग रूप से इंसान सुंदर नहीं होता, अपने दिल से सुंदर होता है। बेटा, तुम लोगों की बात का बुरा मत माना करो, उनका तो काम है कहना, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो और खुश रहना सीखो। बेटा, अपनी दादी की बातें सुनकर सपना को सुकून मिलता है। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन हमेशा की तरह सपना के माता पिता काम करके घर वापस आ रहे थे कि तभी रास्ते में उनकी एक कार से टक्कर हो जाती है और उस एक्सीडेंट में दोनों की मृत्यु हो जाती है। जब इस बात की खबर सपना और दादी को लगती है तो दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दादी दादी, यह क्या हो गया? माँ पिताजी हमें इस तरह से अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मुझे माँ पिताजी की बहुत याद आ रही है। दादी, यह क्या हो गया? अरे हाँ बेटिया, किशोर और सुमित्रा की तो मुझे भी बहुत याद आ रही है, लेकिन बेटा अब हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? वही तो थे दोनों कमाने वाले, अब वही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरी बूढ़ी हड्डियों में तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं बाहर जाकर काम कर सकूं। अब हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? हमारा पालन पोषण कैसे होगा बिटिया, कैसे? दादी, आप परेशान मत होइए, मैं हूँ ना, मैं काम करूँगी। जहाँ पर माँ पिताजी काम करते थे उन्हीं से जाकर काम मांगूंगी, वह मुझे अपने यहाँ पर काम पर जरूर रख लेंगी। मैं ज्यादा काम नहीं कर सकती तो इतना तो काम कर ही लूंगी कि हम दोनों दो समय का नहीं एक समय का तो खाना खा ही लें। ऐसा कहकर सपना जहाँ पर सपना के माता पिता काम करते थे वहाँ चली जाती है। वहाँ की मालकिन सुजाता सपना को घर की सफाई के लिए रख लेती है। अब सपना सुजाता के यहाँ पर साफ सफाई का काम करने लगती है। कुछ समय बाद सुजाता की बेटी तारा कॉलेज से वापस आती है और वह सपना को अपने यहाँ काम करते हुए देखकर आग बबूला हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, मम्मी मम्मी जल्दी यहाँ पर आइए, यह काली कलूटी बदसूरत जैसी दिखने वाली लड़की मेरे घर में क्या कर रही है? क्या आप जानते नहीं मुझे काले लोगों से सख्त नफरत है और आपने इतनी काली कलूटी बदसूरत दिखने वाली लड़की को घर पे काम पर रख लिया। जब तक मैं इस घर में रहूंगी मुझे इस काली कलूटी की शक्ल देखनी पड़ेगी। मम्मी, आपने ऐसा क्यों किया? आप तो अच्छी तरह से जानती है कि मुझे बदसूरत लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे मेरी प्यारी बच्ची, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें काले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। जहाँ पर तुम्हें काले लोग नजर आते हैं तुम वह रास्ता ही बदल देती हो। लेकिन बेटा, बेचारी अनाथ है, ये तुम्हारे किशोर काका और सुमित्रा काकी की बेटी है। तुम्हें तो पता ही है कि एक सड़क दुर्घटना में दोनों की मृत्यु हो गई। घर में कोई कमाने वाला नहीं है, घर में बूढ़ी दादी है, इसलिए मैंने तरस खाकर बेचारी को काम दे दिया। बेटा, मुसीबत में दूसरों के काम आना चाहिए। तारा बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। सपना को यह सब बातें सुनकर बहुत दुख होता है। तारा अपने रूम में जाकर अपने दोस्त से बात करती है। अरे यार पूछ मत, मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है। तुझे पता है मम्मी ने एक काली कलूटी बदसूरत दिखने वाली नौकरानी को घर में रख लिया है, जिसे देखकर मेरा पारा हाई हो गया। और तू तो मम्मी को जानती ही है, उन्हें तो समाज सेवा करने की आदत है। अब समझ में नहीं आ रहा कि उस काली कलूटी को अपने घर से कैसे निकालूं।
अरे यार सिंपल है, तू भी छोटी सी बात को लेकर इतनी ज्यादा टेंशन ले रही है। तुझे उस काली कलूटी को अपने घर से ही तो निकालना है और तू ही तो बता रही है परेशान है, गरीब है, तो बस इसी बात का फायदा उठा, देख उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दे। यह सबसे सिंपल है। तारा अपनी दोस्त की बात समझ जाती है और वह चुपके से अपनी माँ के रूम में जाती है और उनका कीमती हार निकालकर सपना के पर्स में रख देती है और तैयार होकर अपनी माँ के पास आती है और उनसे कहती है, मम्मी मम्मी चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, अभी मेरी दोस्त का फोन आया था, उसके मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, हमें वहाँ पर जाना है। और हाँ मम्मी, आप अपना वह सुंदर नेकलेस पहनना, वह आप पर बहुत ज्यादा जचता है, ठीक है, जल्दी से तैयार होकर आ जाइए। सुजाता तैयार होने के लिए चली जाती है और तैयार होकर अपना नेकलेस अलमारी से लेने जाती है तो उसे नेकलेस नहीं मिलता। तभी सुजाता कहती है, अरे तारा बेटा, मैंने सब जगह अपना नेकलेस ढूंढ लिया है लेकिन मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ रख कर भूल गई। अरे बेटा, तुम्हें तो पता ही है कि वह नेकलेस कितना ज्यादा कीमती है, तुम्हारे पापा को पता चलेगा तो वह कितना ज्यादा नाराज होंगे कि मैंने इतना कीमती नेकलेस गुमा दिया। मम्मी, आज से पहले हमारे घर में कभी चोरी नहीं हुई, यही काली कलूटी हमारे घर में पहली बार आई है, जरूर इसने ही आपका नेकलेस चुराया होगा, क्योंकि गरीब है ना, इतना कीमती नेकलेस देखकर पैसों का लालच आ गया होगा और चुरा लिया होगा। अभी मैं इसका पर्स देखती हूँ। तारा मैम साहब, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ, मैंने नेकलेस नहीं चुराया, आप मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम मत लगाइए, चाहे तो आप मेरा पर्स चेक कर लो। बेचारी मासूम, सपना को कहाँ पता था कि यह तो सब कुछ तारा का ही करा धरा है, उसने ही उसके पर्स में पहले ही नेकलेस रख दिया है। सपना जैसे ही पर्स दिखाती है तो नेकलेस उसके अंदर ही निकलता है। तभी तारा अपनी माँ से कहती है, देखा मम्मी, अभी कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ, मेरे मम्मी पापा ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। ये देखिए, इस काले कलूटे गरीब के कारनामे, एक दिन हुआ नहीं काम करते हुए और इतना कीमती हार चुरा लिया। अगर आज हम पार्टी में नहीं जाते तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि हमारा नेकलेस किसने चुराया है। अभी कहती हूँ मम्मी, इस काली कलूटी को धक्के मारकर घर से निकाल दीजिए, इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान हो जाए। सुजाता अपनी बेटी की बातों में आ जाती है और बेचारी सपना को दोनों माँ बेटी घर से निकाल देती हैं। सपना समझ जाती है कि तारा उसे पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसने जानबूझकर उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर घर से निकलवाया है। सपना रोते हुए बाहर आ जाती है लेकिन वह घर नहीं जाती, जंगल में एक नदी किनारे बैठ जाती है और वहाँ बैठकर बहुत ज्यादा रोती है। तभी सपना देखती है कि नदी के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी है जिसके बाहर एक बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी है। सपना तुरंत उस बूढ़ी औरत के पास जाती है, उसे होश में लेकर आती है और उसके घर में जो भी कुछ रखा होता है वह बनाकर उस बूढ़ी औरत को खिला देती है और उसकी बहुत सेवा करती है। तभी वह बूढ़ी औरत सपना से कहती है, बेटा तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारा दिल कितना अच्छा है, तुमने एक अनजान बुढ़िया की कितनी सेवा की। बेटा मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम इतने घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो, क्या कोई परेशानी है? उस बूढ़ी औरत की इतना कहते ही सपना उसे अपनी सारी आप बीती बताती है, जिसे सुनकर उन्हें भी बहुत दुख होता है। तभी वह बूढ़ी औरत सपना से कहती है, बेटा तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। इस जंगल में जादुई सोने और चांदी के 2 गाउन हैं। वह ऐसे ही किसी की मदद नहीं करते, लेकिन मुझे पूरा यकीन है अगर तुम वहाँ जाओगी तो जादुई सोने और चांदी के गाउन तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। जाओ बेटा, वहाँ चली जाओ। बूढ़ी औरत की बातें सुनकर सपना खुश हो जाती है और वह तुरंत जंगल में उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर जादुई सोने और चांदी के 2 गाउन थे। तभी वहां जाकर सपना उनसे कहती है, जादुई सोने और चांदी के गाउन, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे यहाँ पर एक अम्मा ने भेजा है, कृपया करके मेरी मदद करो। सपना, मैं जादुई सोने का गाउन हूँ, अगर तुम मुझे पहन लेती हो तो तुम दुनिया की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की बन जाओगी और तुम्हारे सामने सोना, हीरे, पैसा ही पैसा आ जाएगा, तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन जादुई सोने के गाउन का जादू पाने के लिए तुम्हें मुझे 2 हिरण लाने होंगे जिनका खून पीकर मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा।
सपना, मेरी भी शक्तियाँ दिन पर दिन कम होती जा रही हैं, लेकिन मैं इस जादुई सोने के गाउन की तरह नहीं हूँ। मैं किसी की बलि नहीं मांगूंगा। मेरी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे पहनने के बाद तुम एक ऐसे गाँव में पहुँच जाओगी जहाँ पर बहुत लोग बीमार हैं। वहाँ जाकर तुम्हें उन सभी लोगों की सेवा करनी होगी, उनकी मदद करनी होगी और इसके बदले तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम मेरी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए बीमार लोगों की सेवा करना चाहती हो या फिर सुंदर और धन दौलत पाने के लिए 2 हिरण की बलि चढ़ाना चाहती हो। मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूँ कि अपनी सुंदरता और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी की जान लूं। मैं किसी की बलि नहीं चढ़ाने वाली, बल्कि जादुई चांदी के गाउन को पहनकर अगर मैं किसी के काम आ सकती हूँ तो मैं यह पुण्य का काम जरूर करूँगी। जादुई चांदी के गाउन में आपकी मदद करूँगी और आपकी मदद से उन सभी गाँव वालों की जो बीमार है। मैं धन दौलत का लालच नहीं करूँगी, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला होती है। ऐसा कहकर सपना जैसे ही जादुई चांदी का गाउन पहनती है तो वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है, बिल्कुल परियों की तरह। और उसके सामने धन दौलत का अंबार लग जाता है, जिसे देखकर सपना चौंक जाती है। तभी जादुई चांदी के गाउन से आवाज आती है, सपना, तुम्हें हैरान होकर देखने की जरूरत नहीं है। हम तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हें पैसों की कितनी ज्यादा जरूरत थी और पैसों से भी ज्यादा तुम्हें सुंदरता की भी कितनी ज्यादा जरूरत थी, लेकिन फिर भी तुमने सुंदरता और पैसों के लालच में आकर किसी की बलि नहीं चढ़ाई। तुमने दूसरों की मदद करनी चाहिए। हम तो बस तुम्हारी परीक्षा इसलिए ही ले रहे थे कि तुम कैसी हो। अब तुम अपनी परीक्षा में पास हो गई। अगर तुम जादुई सोने का गाउन चुनती तो तुम्हें यहाँ से कुछ भी नहीं मिलता। जादुई चांदी के गाउन की बातें सुनकर सपना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सपना वह सारी धन दौलत लेकर अपने घर आ जाती है और अपनी दादी को यह सब बताती है, जिसे सुनकर दादी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। सपना और उसकी दादी बहुत ज्यादा अमीर हो जाती हैं। इस तरह से सपना के अच्छे स्वभाव की वजह से उसे जादुई चांदी का गाउन मिला, जिसकी मदद से उसे सुंदरता भी मिल गई और धन दौलत भी, जिसकी वजह से वह अपनी दादी के साथ एक हंसी खुशी जीवन